ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाती हैं हौसला और विश्वास। नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। गुड न्यूज इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश भर से सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी ऐसी खबरें जो आपको खुश होने का मौका तो देती ही हैं, साथ ही आपके मन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार भी करती हैं। बिल्कुल दर्शक मित्रों, और यकीन जानिए कि आपके आसपास सिर्फ नकारात्मकता ही नहीं है। इस देश में, दुनिया में तमाम ऐसी सार्थक खबरें लगातार घट रही हैं। हमारे गांवों में, कस्बों में, शहरों में तमाम ऐसे लोग हैं जो सार्थक परिवर्तन के वाहक बन रहे हैं, और ऐसी ही खबरें हम अपने आसपास से, पूरे देश भर से ढूंढकर आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसी खबरें जो आपके अंदर हौसला और विश्वास जगाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज इंडिया। लेकिन गुजरात के नवसारी जिले का दांडी गांव जो है वो गांधी जी के नमक आंदोलन के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल ये एक बार फिर से चर्चा में है, और चर्चा में है यहाँ की स्वच्छता को लेकर। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो पिछले 4 सालों से स्वच्छता के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। कालू भाई डांगर ये पिछले 4 सालों से दांडी बीच, दांडी गांव, इसको साफ सफाई करने के अभियान में जुटे हुए हैं। और सबसे खास बात है कि अब यहाँ के जो गांव वाले हैं, जो लोकल्स हैं, वो उनके इस अभियान में उनके साथ हो गए हैं, और ऐसे में अब वहाँ सफाई और स्वच्छता की एक लहर सी चल पड़ी है। गुजरात के नवसारी जिले का दांडी गांधी जी के नमक आंदोलन के लिए जाना जाता है, लेकिन आज ये स्थानीय लोगों के सफाई अभियान के लिए भी चर्चा में है। इस अभियान की शुरुआत की यहाँ के एक ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने स्वच्छता को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। ये शख्स हैं कालू डांगर, जो पिछले 4 साल से लगातार सफाई मिशन पर हैं। गुजरात विद्यापीठ में अध्यापक 40 साल के कालू रोजाना सुबह घर से एक बड़ा सा बैग लेकर निकलते हैं और दांडी बीच की सफाई के मिशन पर लग जाते हैं। कालू डांगर के काम को यहाँ के लोगों ने न सिर्फ सराहा, बल्कि गांव के दूसरे लोगों ने भी कालू का साथ दिया, और आज गांव और समुद्र तट की सफाई का ये अभियान अब जन अभियान में तब्दील हो चुका है। यहाँ की सड़कों, प्रार्थना गृहों और समुद्र तट के किनारों को पूरी तरह से स्वच्छ बनाया जा रहा है, ताकि स्वच्छता का संदेश देने वाले बापू की छाप इस गांव में देखने को मिले। हिस्टोरिकल प्लेस में मुझे लगा कि सफाई के बारे में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था, ये बहुत अच्छा नहीं था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं, वो खुद करें। तो मैंने ये काम की शुरुआत की, दुकानदार और गांव के लोगों को पार्टिसिपेट किया, गांव की पंचायत और सरकार, गवर्नमेंट हमारी जो उसको भी शामिल किया, और साथ में मिलके हम लोगों ने ये सफाई के बारे में बड़ा जुम्बेश किया। दांडी गाँव का ऐतिहासिक गाँव है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था 1930 में। इसके बाद विश्व के फलक पर दांडी का नाम अंकित हो गया है। इस दांडी को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, और हम इसी काम को आगे बढ़ाते हैं। ये इस सफाई अभियान का ही नतीजा है कि आज गुजरात के सभी बीचेस में नवसारी का दांडी सबसे अधिक साफ सुथरा माना जाता है। गांव में रोजाना बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। पहले यहाँ के बीच पर प्लास्टिक और अन्य कई बेकार की वस्तुओं का ढेर लग जाता था, लेकिन यहाँ के लोग इसे अब गंदा नहीं रहने देते। इस अभियान में अब स्थानीय दुकानदार और स्कूल कॉलेज के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। साफ सुथरे बीच को देखकर पर्यटक भी बेहद खुश हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लोगों ने जो रास्ते पे भी या कहीं भी साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं लोग, और इन लोगों के जो एक कल्चर है, लोगों के साथ में मिलना है, उनको गाइडेंस देना, कहीं भी पूछो तो बताते हैं यहाँ पे ये चीजें ऐसे जाने का रास्ता है। गांधी जी की यादों को संजोए दांडी गांव नमक आंदोलन और दांडी यात्रा के लिए देश दुनिया में जाना जाता रहा है, लेकिन आज उसकी पहचान स्वच्छता के गांधी जी के सपनों को सच करने वाले पर्यटन स्थल के तौर पर भी होने लगी है। गुड न्यूज इंडिया के लिए नवसारी से राजेश राणा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लेकिन
स्वच्छता की ये मुहिम यूं तो पूरे देश में चल रही है, गली गली में, गांव गांव में चल रही है, लेकिन गुजरात में कालू भाई डांगर जो मुहिम चला रहे हैं उसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं। शहला, कालू भाई डांगर और दांडी के लोग गांधी जी के सपने को सच कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी का एक सपना और भी था कि हर ओर धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द हो। बिल्कुल। और गांधी जी के इस सपने को सच कर रहे हैं पंडित गुलाम दस्तगीर। नाम सुनकर आपको ताजुब होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा अचरज आपको होगा अगर आप इनके घर को देखेंगे। एक छोटे से कमरे में गीता और कुरान एक साथ पाई जाती हैं और पंडित गुलाम दस्तगीर के मुंह से संस्कृत के श्लोक धारा प्रवाह निकलते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि पंडित गुलाम दस्तगीर को संस्कृत का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वो जब छात्रों को पढ़ाते हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल आम फहम होते हैं और आसानी से छात्रों की समझ में भी आ जाते हैं। धर्म से मुस्लिम और पेशे से अध्यापक पंडित गुलाम दस्तगीर संस्कृत भाषा के उत्कृष्ट ज्ञानी हैं। संस्कृत भाषा से उनके प्रेम ने उन्हें पंडित नाम दे दिया। सोलापुर जिले के चिखाली गांव में जन्मे पंडित दस्तगीर को संस्कृत के अलावा कन्नड़, हिंदी, उर्दू, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं का भी बखूबी ज्ञान है। पंडित गुलाम दस्तगीर ने सरकारी संस्कृत संस्थान में दाखिला लिया। उनके शिक्षकों ने उन्हें संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। लगभग 1950 के बीच के दशक में वो मुंबई आ गए और सभी कक्षाओं के संस्कृत शिक्षक के रूप में मराठा मंदिर संस्थान के वर्ली हाई स्कूल से जुड़ गए। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA की डिग्री ली। 55-56 की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं थी, तो सिर्फ यही नाइट में संस्कृत पाठशाला चलती थी। वो पाठशाला उसमें प्रवेश किया। वो मेरा धर्म है, वो घर में है। यहाँ स्कूल में नहीं, जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनको पढ़ाता हूँ मैं, और दूसरा कुछ नहीं मकसद। और वो उन्होंने उस हिसाब से पढ़ाया कि मेरी रुचि उसमें बढ़ती गई, रुचि बढ़ती गई। वो भाषा भी ऐसी है कि जो पढ़ने लगता है उससे उसमें रुचि बढ़ती रहती है। आज पंडित गुलाम दस्तगीर को संस्कृत का एक चलता फिरता विश्वकोश माना जाता है। उन्होंने संस्कृत में 3 भाषा फॉर्मूले की स्थापना की। 3 भाषा फॉर्मूले ने छात्रों को वैकल्पिक भाषाओं में से एक के रूप में संस्कृत पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और इसकी बदौलत अनेक छात्रों ने संस्कृत में उच्च शिक्षा की पढ़ाई की। पंडित दस्तगीर भारत और विदेशों में संस्कृत भाषा पर व्याख्यान देते हैं और संस्कृत भाषा के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। मुझे जो प्रसिद्धि जो मिली जी, ये त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत नहीं आया, उसको लाने के लिए, संस्कृत में लाने के लिए, त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत लाने के लिए कोशिश यानी प्रयत्न चले। पंडित गुलाम दस्तगीर ने इस भावना को स्थापित किया है कि कुरान और गीता एक ही संदेश देते हैं। वो संदेश है मानवता की रक्षा और मनुष्य प्रेम का। सिर्फ उन्हें हासिल करने के माध्यम अलग अलग हैं। नमाज हो या नमो नमः, दोनों ही पंडित गुलाम दस्तगीर के भीतर समाये हुए हैं। वो मानव धर्म के प्रतीक हैं और संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने में उनका योगदान सराहनीय है। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट। तो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहे हैं पंडित गुलाम दस्तगीर। और गुड न्यूज इंडिया में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जहां पर एक महिला ट्रक मैकेनिक से आपको मिलवाएंगे। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका
बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शहला हवाई जहाज उड़ाने से लेकर लगभग हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी ही मिसाल बनी है शांति देवी, जो एक ट्रक मैकेनिक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शांति देवी ने दरअसल उस काम को चुना है जिसे अक्सर पुरुष किया करते हैं और इस काम को वो बखूबी अंजाम दे रही हैं। उनका जीवन बहुत संघर्षों भरा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। मिलिए पेशे से ट्रक मैकेनिक शांति देवी से, जो संभवतः देश की एकमात्र महिला ट्रक मैकेनिक हैं। पुरुषों के वर्चस्व वाले इस काम में शांति देवी ने न केवल अपनी खास पहचान बनाई है, बल्कि जी तोड़ मेहनत करके खुद ही अपने संघर्ष की दास्तान भी लिखी है। एक महिला को इस तरह ट्रक के टायर पंक्चर संभालते देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन आज की नारी किसी से कम नहीं है। वो हर काम को बखूबी अंजाम दे रही है। शांति देवी के हर दिन की शुरुआत होती है सुबह उठकर घर के कामकाज निपटाने से, जो देर शाम तक अपने पति राम बहादुर के साथ वर्कशॉप पर ट्रकों के पंक्चर ठीक करते करते खत्म होती है। आत्मविश्वास से लबरेज कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाली शांति देवी का जीवन संघर्षों भरा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। नाइट में भी जगना, सुबह भी जगना, बच्चों को भी देखना। हमारे हस्बैंड ऐसे कि ज्यादा मेहनत करने के लिए राजी नहीं। इतनी मेहनत हम लोगों ने करी कि नाइट में हमको सोने नहीं मिलता था कभी। बचपन से ही संघर्ष को अपनी नियति मान चुकी शांति देवी ने आर्थिक तंगहाली से निकलने के लिए काम की तलाश में तकरीबन 20 साल पहले मध्य प्रदेश से अपने पति के साथ दिल्ली का रुख किया। कहीं और काम नहीं मिला तो पति के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर टायर पंक्चर ठीक करने का काम शुरू कर दिया। इस काम में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण शुरू में शांति देवी को काफी दिक्कतें भी आईं, लेकिन धीरे धीरे लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। परिवार की हालत खराब तो थी, मतलब रोटी है तो पानी नहीं, पानी है तो रोटी नहीं, वो हालत थी। ठीक है, ये बेचारी जब से हमारा साथ दिया, सारे काम हुए, घर मकान भी बन गया, बाल बच्चों की ब्याह शादी भी हुई। शांति देवी ने टायर बदलने और ट्रकों की अन्य खामियों को दुरुस्त करने जैसे काम अपने पति के सहयोग और स्वयं प्रेरणा से सीखे। आज वो पुरुषों से बेहतर ट्रक मैकेनिक मानी जाती हैं। उनका कहना है कि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो महिलाएं हर काम में पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। जब अपना काम कर रहे हैं, अपन किसी की नौकरी तो नहीं कर रहे हैं, फिर हौसला भी रखना चाहिए। देश की आम महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी शांति देवी वैसे तो अनपढ़ हैं, लेकिन काम की समझ पढ़े लिखे लोगों से भी कहीं अधिक है। वे जितनी सहजता से रोटी पकाती हैं, सिलाई मशीन चलाती हैं, उतनी ही सहजता से ट्रक मैकेनिक का काम भी बखूबी कर लेती हैं। यही वजह है कि आज शांति देवी वक्त की रफ्तार के साथ तेज गति से सड़कों पर दौड़ते ट्रकों के पहिए जब थम जाते हैं तो वो अपने मैकेनिक दिमाग से उन्हें फिर से दुरुस्त करके सड़कों पर दौड़ने लायक बना देती हैं। शहला निगार, डीडी न्यूज। गुड न्यूज इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे।
तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। निखिल, अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं पश्चिमी गुजरात के सूरत शहर, जहां की 4 बाइकर्स लड़कियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रही हैं और इनके ग्रुप को बाइकर्स क्वीन ग्रुप का नाम दिया गया है। और ये लड़कियां कमर कस चुकी हैं दुनिया नापने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश 10 देशों में फैलाने के लिए। जी हाँ, ये 10 देशों की यात्रा करेंगी, 15,000 किलोमीटर तक बाइक से जाएंगी और 40 दिन में ये अपनी यात्रा पूरी करेंगी। एक समय था जब भारी भरकम रेसिंग बाइक चलाना सिर्फ पुरुषों का काम माना जाता था, लेकिन आज की युवा लड़कियां न सिर्फ इस धारणा को तोड़ रही हैं, बल्कि उससे एक कदम आगे जाकर लंबी यात्राओं के जरिए सामाजिक संदेश भी दे रही हैं। गुजरात के सूरत शहर की 4 लड़कियों ने बीड़ा उठाया है अपनी बाइक्स पर 10 देशों की यात्रा करने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश को इन देशों के लोगों तक पहुँचाने का भी। सूरत शहर की बाइकिंग क्वीन ग्रुप की सदस्य सरिता मेहता, ख्याति देसाई, युग्मा देसाई और दुर्या तापला 40 दिनों के भीतर भारत से नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया होते हुए सिंगापुर तक की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो 15,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। We're representing India for the cause of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ with a very nice message to। हम भारत का दुनिया में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को फैलाने के लिए, और खासकर उन देशों में जहां लड़कियों को बचाने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमें बस अब देखना होगा कि रास्ता कितना कठिन होगा तब जबकि बारिश शुरू होने वाली है। We don't know how the routes are and what are the difficulties majorly for the permits। इन लड़कियों का कहना है कि बेटियों को बचाने और उनके साथ हो रहे भेदभाव और अन्याय को खत्म करने और लड़कियों की तस्करी जैसे अपराधों को रोकने के लिए भारत के साथ साथ एशिया के इन देशों के लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। Now in between we'll be meeting lot many people, the local people of the country। इसी बीच हम बहुत लोगों से मिलेंगे जिसमें उन देशों के आम लोग और सरकारी संस्थान शामिल होंगे। हम हमारे प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश को फैलाना चाहेंगे। And we'll be passing that letter especially to all the people in the different countries of the government। बाइकिंग क्वींस के नाम से मशहूर हो रही इन लड़कियों ने यात्रा पर निकलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। बेटियों को बचाने के अभियान में बेटियों का ऐसा साथ निश्चित तौर पर एक सार्थक परिवर्तन की शुरुआत है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ऐसी ही प्रतिकूल धाराओं में विषम परिस्थितियों में सफलता अर्जित की है कुलदीप द्विवेदी ने। कुलदीप ने यूपीएससी की परीक्षा में 242वीं रैंक हासिल की है और कई मायनों में खास है कुलदीप द्विवेदी की ये सफलता। निखिल, कहते हैं प्रतिभा सुगम परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती और अगर कार्य लक्ष्य बनाकर किए जाएं तो कोई मुश्किल सफलता की राह में रोड़ा नहीं बन सकती, और कुछ ऐसी ही सफलता अर्जित की है कुलदीप द्विवेदी ने। अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आती। इसे साबित किया कुलदीप द्विवेदी ने। लखनऊ विश्वविद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड उत्तम द्विवेदी के बेटे कुलदीप ने अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में 242वीं रैंक हासिल की है। कुलदीप की इस सफलता में उनके पिता का सबसे बड़ा अहम योगदान रहा है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के बावजूद उन्होंने अपनी ओर से हर संभव सहयोग किया। 2011 में चूंकि इलाहाबाद का खर्च लगभग 2,500 से 3,000 रुपये महीने का था और दिल्ली का खर्च 8 से 9,000 था, और मेरे दोनों बड़े भाई भी उतने समय पढ़ ही रहे थे। तो मेरे पापा ही जो अभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उतने समय बहुत क्रंच था, लेकिन पापा ने कहा कि ठीक है दिल्ली जाओ तुम,
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट था मेरे लिए। कुलदीप ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वर्ष 2009 में ग्रेजुएशन और 2011 में पीजी की परीक्षा पास की थी। इसके बाद कुलदीप सिविल की तैयारी में जुट गए। इस बार उनका यह तीसरा प्रयास था। तीसरे प्रयास में उन्होंने सफलता हासिल करके पूरे घर में खुशियां भर दी हैं। सारी तपस्या मेरी सफल हो गई। 2 भाई बड़े मतलब सब लोग पूरी समस्या लेकर कुलदीप को निकाला है। मतलब बहुत परिस्थिति वो थी, यूनिवर्सिटी में सर्विस करते थे लेकिन इतना वेतन नहीं मिलता था कि कुलदीप पढ़ा सकें। लेकिन इनका पढ़ने में ज़्यादा कुछ छोटे से अलग हिसाब था। तो फिर अपने आप यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद, बनारस में हर जगह इनका नाम आया, लेकिन फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने चुना। कुलदीप के इरादे ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती और गुर्बत में भी सब्ज बाग तैयार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आज कुलदीप उन तमाम बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं जो गरीबी और धन के अभाव के कारण पढ़ाई की कल्पना नहीं कर पाते। गुड न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से उमाशंकर दुबे की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। लेकिन कार्यक्रम के अंत में बात पत्रों की कर लेते हैं। बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं हमारे दर्शकों के। बिल्कुल, दर्शकों का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है और बहुत सारे पत्र आ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा शहला। और उन पत्रों में से कुछ चुनिंदा पत्रों पर आइए नजर डालते हैं। वाराणसी से कौशलेंद्र सिंह लिखते हैं कि गुड न्यूज इंडिया का 50वां एपिसोड बहुत अच्छा लगा। मोबाइल ऐप्स बनाने वाली धारावी की लड़कियों के समाचार ने प्रभावित किया। ढेरों शुभकामनाएं। तो दीपू कुमार व्यास पश्चिम बंगाल से लिखते हैं, आपके कार्यक्रम से ये प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वो क्रांति या बदलाव की शुरुआत कहीं से भी कर सकता है। शानदार कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। हेमंत सैनी मेरठ से लिखते हैं कि गुड न्यूज इंडिया के 50 अंक सफलतापूर्वक पूरे करने के लिए हार्दिक बधाई। आपने अब तक ढेरों सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें दिखाई हैं। इस कार्यक्रम को जारी रखें। नयन कुमार व्यास अहमदाबाद से लिखते हैं, प्रेरणादायी और सकारात्मक समाचारों का कार्यक्रम पेश करने के लिए बधाई। आपके परिश्रम, लगनशीलता और समर्पण को सलाम। रवि कुमार राठौड़ अहमदाबाद से लिखते हैं, मैं छात्र हूं और आपकी यह खास पेशकश हर रविवार को अपने पूरे परिवार के साथ देखता हूं। हम सबको समाज सेवा करनी चाहिए और उसके लिए नए तरीके और नए मित्र आप मुहैया कराते हो। इसके लिए खूब खूब आभार। उमाशंकर धारकर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से लिखते हैं, आपका अच्छी खबरों का शो गुड न्यूज इंडिया देखकर मेरा खोया हुआ विश्वास पुनः जागा है। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। दूरदर्शन की खबरें विश्वास का दूसरा नाम है। वहीं अभिषेक पवार मुंबई से लिखते हैं, गुड न्यूज इंडिया का 50वां एपिसोड बहुत अच्छा लगा। शानदार कार्यक्रम की बेहतरीन प्रस्तुति। ये कार्यक्रम युवाओं को प्रेरित करेगा। डीडी न्यूज को धन्यवाद। महेश बोधनकर लिखते हैं, मैं टीवी चैनलों पर नकारात्मक समाचार देखकर थक चुका था। आपका कार्यक्रम देखकर राहत की सांस ली। डीडी न्यूज को सकारात्मक और अच्छी खबरें दिखाने के लिए बधाई। ये कार्यक्रम जारी रखें। तो गुड न्यूज इंडिया के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें लिखिएगा जरूर। यूँ तो आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आगे भी आपकी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। तो दर्शकों, इन प्रतिक्रियाओं के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरें हो, सार्थक सकारात्मक खबरें हो, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ गुड न्यूज़ के वीडियोस हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम इन खबरों का आकलन करेंगे, इन वीडियोस का आकलन करेंगे और अगर वो हमारे मानकों पर खरे उतरते हैं तो हम उसे अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। तो गुड न्यूज़ इंडिया के आज के हमारे इस खास अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।